हेलो स्टूडेंट्स, मैं उज्जवल कुमार वर्मा। आज का ये वीडियो लेक्चर क्लास 10th के बच्चों के लिए बनाने जा रहा हूँ। जो बच्चे हिंदी मीडियम से बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, जो भी हिंदी मीडियम के हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। जिसमें कि मैं क्लास 10th का गणित जो है उससे रिलेटेड जो आपको टॉपिक्स हैं उसकी चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आज स्टूडेंट जो आपके सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा है द्विघात समीकरण। ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा इससे। जो चैप्टर नंबर 4 आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है, जिसे द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण। स्टूडेंट इसे हम इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चूँकि स्टूडेंट ये जो हमारा द्विघात समीकरण है, ये अपने नाम से ही स्पष्ट है कि द्विघात मीन्स एक ऐसा समीकरण जिसका घात हमारा क्या हो, 2 हो। तो आप ध्यान से देखेंगे जो इसका सामान्य रूप होता है द्विघात समीकरण का, सामान्य रूप हमारा जो होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये इसका सामान्य रूप है। जहाँ आप ध्यान में रखेंगे कि जहाँ जो a है वह 0 नहीं होना चाहिए, तथा a को हम लोग क्या कहते हैं, a को x² का गुणांक कहा जाता है। फिर b को हम लोग x का गुणांक, और c जो है यह अचर पद है, अचर पद। तो यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान में रखने वाली बात है कि जो इसकी घात है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, घात क्या है, वो हमारा 2 है। घात का अर्थ होता है जो अचर पद है उसमें सबसे बड़ा पावर जो है वही बहुपद, उस बहुपद या उस समीकरण का घात कहलाता है। तो ये इस समीकरण का घात हमारा क्या है, 2 है। अच्छा, इसमें पदों की अधिकतम संख्या क्या है वो भी आप देख लें। पदों की अधिकतम संख्या वो हमारे 3 हैं। किसी भी द्विघात समीकरण में अधिकतम पदों की संख्या, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आ सकता है स्टूडेंट। तो ध्यान में रखेंगे कि पदों की संख्या कितनी होती है, वह 3 होती है। और इसके मूलों की संख्या, या शून्यक भी आप इसको कह सकते हो, मूलों की संख्या वो भी हमारे 2 होंगे। अब ये 2 जो होंगे वो वास्तविक और अवास्तविक दोनों ही हो सकते हैं, या आप हल करने पे आपको पता लगेगा। इसकी विस्तृत चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे। तो हमने देखा स्टूडेंट कि जो द्विघात समीकरण है उसका सामान्य रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। जहाँ x² का जो गुणांक है a बराबर, यह 0 नहीं होना चाहिए, ये इसका आवश्यक शर्त है। ये आप ध्यान में रखेंगे, किसी भी द्विघात समीकरण में a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, गणित को हमें हर हिसाब से देखना चाहिए ताकि हम उसे अच्छे से सीख सकें, उसके नेचर को समझ सकें। और a जो है हमारा x² का गुणांक है, b हमारा x का गुणांक है, और c हमारे अचर पद हैं। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स था वो मैंने कहा आपको ये ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि आज के डेट में आपको बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पूछी जाती हैं, जिसमें कि घात, द्विघात समीकरण का घात क्या है, 2 है। पदों की अधिकतम संख्या इसमें कितनी है, 3 है। और इसके मूलों की संख्या क्या होगी, तो वो 2 होंगे। मूल कहने का अर्थ क्या होता है कि x का वह मान जिसके लिए समीकरण हमारा शून्य हो जाए। जैसे शून्यक हम जिसे कहते हैं, तो आप इसे शून्यक भी कह सकते हो। तो ये तो था स्टूडेंट कि द्विघात समीकरण क्या है, उसकी परिचर्चा मैंने आपको कर दी है। अब इस द्विघात समीकरण, चूँकि समीकरण है तो इसे हम हल करते हैं। तो इसे हल करने की जो विधि हैं वो कितने हैं वो ध्यान से देखेंगे। तो किसी भी द्विघात समीकरण को स्टूडेंट हम सामान्यतः 3 तरह से हल कर सकते हैं। वो क्या है, सो देखें ध्यान से। द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। तो यह स्टूडेंट 3 तरह से हम सामान्यतः कर सकते हैं। एक हमारा है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। दूसरा है हमारा
पूर्ण वर्ग विधि, द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बना करके भी हम x का मान निकाल सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि। और एक है हमारा सूत्र विधि, जिसे आप द्विघात सूत्र भी कह सकते हो। सूत्र मीन्स द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र, सूत्र विधि, ठीक है। इस विधि का दूसरा नाम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जा सकता है, जो हम आगे चर्चा करेंगे। तो किसी भी द्विघात समीकरण को स्टूडेंट हम 3 तरह से हल कर सकते हैं, एक गुणनखंड विधि से, एक पूर्ण वर्ग विधि से, और एक हमारा है सूत्र विधि से। सूत्र विधि में यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ स्टूडेंट। तो इस केस में हमारा क्या होता है, जो सूत्र है x निकालने का जो तरीका है यहाँ पे, वो हमारा होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इन बातों को आप नोट डाउन करके रख लेंगे, ताकि हम किसी भी समीकरण को यदि हल करें तो हम तीनों विधि से एक एक करके हल करके देख लेंगे एक ही समीकरण को, तो हम देखेंगे कि मान वही आना है। तो आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो ये जो सूत्र विधि है, सूत्र विधि में x बराबर क्या है, -b प्लस माइनस b जो हमारा x का गुणांक है, फिर a हमारा x² का गुणांक है, c हमारे अचर पद हैं जो मैंने पीछे आपको बताया। तो हम एक क्वेश्चंस लेकर के इन तीनों विधि से उसे हल करने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट, वो आप ध्यान से देखेंगे। एक प्रश्न है हमारे पास में स्टूडेंट, हल करें x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो मैं इस प्रश्न को स्टूडेंट तीनों ही विधि से आपको हल करके दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखें और देखेंगे कि मान हमेशा एक ही आएंगे, अलग अलग नहीं आएगा। तो पहला हमारा है स्टूडेंट गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, तो देखिए स्टूडेंट गुणनखंड विधि से x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। गुणनखंड विधि से हम स्टूडेंट किस तरह से हल करते हैं, तो हम जो मध्य पद है उसे इस तरह से तोड़ देते हैं 2 पार्ट में, ताकि उनका जो योग है वो इस मध्य पद के बराबर हो और उनका गुणनफल प्रथम पद और तृतीय पद के गुणनफल के बराबर हो। तो देखिए स्टूडेंट, क्या इसे x² माइनस 3x को 2x माइनस x लिख सकते हैं और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपको 3x मिल जाएगा, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रथम पद और तृतीय पद के गुणनफल के वो बराबर हो जाएगा। तो इस केस में अब आप देखें स्टूडेंट कि पहले 2 पद से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, तो x, तो बच गया हमारे पास x माइनस 2। फिर अंतिम 2 पद से आप देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, -1, तो ये बच जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारे पास जो है फिर से x माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका अर्थ हो गया स्टूडेंट, इसलिए x माइनस 2 बराबर 0 या x माइनस 1 बराबर 0। तो इसका तात्पर्य यह है कि x इज इक्वल टू हमें 2 आया और दूसरा जो हमारा x का मान है वो 1 आया। तो यह जो हल करके हम x का मान निकालते हैं, इसे स्टूडेंट हम मूल कहते हैं, द्विघात समीकरण का मूल कहते हैं। और ये 2 ठो आते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि चूंकि द्विघात समीकरण है तो मूलों की संख्या भी 2 आएंगी। तो ये तो स्टूडेंट हमारा हो गया गुणनखंड विधि। अब देखेंगे पूर्ण वर्ग विधि से इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं। तो पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि से यदि स्टूडेंट मैं इसी क्वेश्चंस को हल करूं तो ज़रा ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास क्या है, तो x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए स्टूडेंट क्या करना होता है हमें, तो आप एक चीज़ ध्यान से देखें, तो x² माइनस, देखिए यहाँ पे x का गुणांक जो है वो सम नहीं है, विषम है। तो जब विषम संख्या है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा, फिर प्लस 2 बराबर 0। क्या कहा, फिर से ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट कि x का गुणांक यदि सम नहीं विषम है तो हमें इसमें 2 से ऊपर नीचे गुना करना होगा, और यदि सम है तो हम उसी से 2 बाहर कर लेते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे वर्ग जब बनाएंगे तो प्रथम पद x² है माइनस 2 इंटू
3/2 इंटू एक्स, तो प्रथम पद ये द्वितीय पद, तो द्वितीय पद का वर्ग जो है आप इसमें जोड़ दें और द्वितीय पद का वर्ग जो है आप इसमें स्टूडेंट घटा दें। तो ये जोड़ा और ये घटा दिया और +2 हमारे पास पहले से है बराबर 0। अब आप ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो ये a² माइनस 2ab प्लस b², तो यह बन जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बराबर, इसे आप राइट साइड ले जाएंगे तो ये माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो वर्ग को तोड़ दीजिए तो 3 × 9/4 और ये प्लस है तो -2 आ जाएगा। अब आप इसे हल करेंगे तो ये हल होके x माइनस 3/2 का वर्ग बराबर, जब आप इसका लॉसो लेंगे तो 4, 9 माइनस 4 2 = 8, ये घट के आपको 1/4 आ जाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस 3/2 इज इक्वल टू √1/4। इसे आप तोड़ेंगे तो यहाँ से आपको प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा, जो हम सरल करने का जो तरीका है वो किया है। अब इसके आगे देखें स्टूडेंट, एक बार प्लस एक बार माइनस लेंगे तो इसका मतलब है x इज़ इक्वल टू 3/2, इधर माइनस उधर तो दाएं पक्ष में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। एक बार आप प्लस 1/2 ले लें और x इज़ इक्वल टू 3/2 एक बार माइनस ले लें। अब आप देखें स्टूडेंट, यहाँ से जो x की मान आएंगे 3/2 1/2 तो 4/2, तो ये कट के आपको 2 आ जाएगा और फिर x इज़ इक्वल टू 3 - 1 तो 2/2 वो 1 आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, x का मान 2, x का मान 1, x का मान 2, x का मान 1, हमने पूर्ण वर्ग विधि से तोड़ा तो भी हमारे आंसर्स वही आ गए। एक हमारा जो और विधि है, अगला विधि है, वो था सूत्र विधि। तो सूत्र विधि से यदि मैं इसको स्टूडेंट तोड़ता हूँ तो वो देखें क्या है, तो x², चूँकि x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 में a का मान हमारा स्टूडेंट 1 है, b हमारा -3 है और c हमारा 2 है। तो जो सूत्र है, इसलिए x इज़ इक्वल टू हमने देखा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a होता है। तो आप यहाँ मान रखेंगे तो माइनस b का मान आपका -3 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर ये लिखा मैंने -4 इंटू a हमारा क्या है स्टूडेंट 1 है और इंटू 2 और फिर बाई 2a, तो 2 इंटू 1। आप इसे हल कर लें तो माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस √3 का स्क्वायर 9 माइनस 8 बाई 2, तो 9 में से 8 जाएगा तो 1 आएगा स्टूडेंट। तो इसका मतलब है जो x का मान आएगा, एक बार 3 + 1/2 और एक बार 3 - 1/2। आप इसे हल कर लें तो 3 × 3 = 4, 3 और 1 4/2 2 आएगा और 3 में से 1 गया तो 2/2 1 आएगा। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ भी जो x के मान हमें आए वो हमारा 2 और 1 ही आया। तो हमने देखा स्टूडेंट, हम किसी भी विधि से द्विघात समीकरण को तोड़ेंगे तो उसके मान अलग अलग नहीं आएंगे बल्कि सेम आएंगे। तो इसलिए स्टूडेंट आप स्वतंत्र हैं, यदि आपसे कोई विधि नहीं कहा गया है एग्ज़ाम में तो आप तीनों में से किसी भी विधि से प्रश्न को हल कर सकते हैं जो आपको ध्यान में हो या जो आपको आसान लगता हो। तो ये तो हमने देखा कि किसी भी द्विघात समीकरण को जब हम हल करते हैं तो किस तरह से करते हैं। हम आगे जो चर्चा करने जा रहे हैं स्टूडेंट, द्विघात समीकरण में जो मूलों की संख्या है वो तो 2 है, लेकिन मूलों की प्रकृति क्या होती है हम उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। और आप अपने NCERT के बुक से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप बनाते रहें ताकि आपको एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प मिल जाए। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में तो NCERT को ही फॉलो किया जाएगा, जो भी आपके बोर्ड हैं, स्टेट बोर्ड हैं, हिंदी मीडियम के खास करके। ऐसे मैं कोशिश करूंगा कि NCERT के क्वेश्चंस को कवर अप कर दूं 1-2 वीडियो और बना करके, ताकि आपको काफ़ी हेल्प मिलता रहे। आगे देखिए स्टूडेंट, अगला जो आर्टिकल हमें पढ़ना है वह है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, मूलों की जो प्रकृति है स्टूडेंट वो देखिए ध्यान से, चूँकि जो द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो मूलों की प्रकृति हमेशा स्टूडेंट किस पे निर्भर करती है वो ध्यान में रखेंगे। तो मूलों की प्रकृति d बराबर b² माइनस 4ac
के मान पर निर्भर करता है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हम डिस्क्रिमिनांट या विविक्त कर कहते हैं। हिंदी में थोड़ा उच्चारण टफ है, बट आप डिस्क्रिमिनांट कहें तो कोई दिक्कत नहीं है। विविक्त कर, इस तरह से इसे हम पढ़ सकते हैं। तो आप इंग्लिश में ध्यान रखें, डिस्क्रिमिनांट काफ़ी आसान है, सरल तरीके से आप उसे बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। तो मैंने कहा कि जो द्विघात समीकरण है स्टूडेंट, इसे हम इसके मूलों की जो प्रकृति है वह बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान को देख करके ही हम बता सकते हैं कि इसके जो मूल हैं वो कैसे होंगे। तो मूल की जो प्रकृति से मतलब यहाँ पे स्टूडेंट हमें इसके वास्तविक और अवास्तविक से है। ठीक है, क्योंकि मूल का और कोई प्रकृति नहीं हो सकता किसी भी द्विघात समीकरण का। तो यहाँ देखिए पहला है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपको 0 से बड़ा होगा तो मूल जो होंगे आपके, तो मूल वास्तविक और असमान या भिन्न कह सकते हैं आप, भिन्न, तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। ठीक है, होंगे। इसके बाद दूसरा है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बराबर 0 आ जाए स्टूडेंट, तो क्या होगा, तो मूल वास्तविक और समान, मतलब बराबर होंगे, समान होंगे। और तीसरा है स्टूडेंट, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो जाए इसका मान, तो मूल क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, तो मूल अवास्तविक होंगे। तो ये आप बात में आपको ध्यान में रखनी है स्टूडेंट कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमारा 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है, तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक और समान होंगे। और यदि यह 0 से छोटा हो जाता है तो जो उसका नेचर है, जो उसकी प्रकृति है, वो अवास्तविक होगी। तो इन बातों को हम ध्यान में रखेंगे। इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमें एग्ज़ाम में करने होते हैं, या ये डायरेक्ट भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव हो, 0 से बड़ा हो, तो मूल किस प्रकार के होंगे। तो आपको ऑप्शन दिए रहते हैं, आपको उसमें टिक लगाना होता है। तो इन बातों को आप ध्यान से देखेंगे। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट मैं इतना ही आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ। आप वीडियो को शुरू से अंत तक अच्छे से देखें और ध्यान से इसे नोट डाउन भी कर लें, तो ताकि अगले वीडियो को आपको समझने में बहुत ही आसान हो जाए और वो काफ़ी सरल लगे। और ये टॉपिक आपको वैसे भी काफ़ी आसान ही है, हमारे सिलेबस के हिसाब से भी, और हमें नॉलेज में भी रहना चाहिए क्योंकि ये हर जगह यूज़ होता है। तो मेरा आपसे इतना ही कहना है कि आप ये वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें, खुद भी देखें और अपने फ्रेंड लोगों को भी शेयर करके दें ताकि उन्हें भी काफ़ी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।